नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बौद्ध संघ की स्थापना कैसे हुई ये हमने देख ली। उसमें किस प्रकार महिलाओं को प्रवेश दिया गया, कितने संघ बने और बौद्ध संघ की सदस्यता लेने के लिए किस प्रकार के नियमों को फॉलो करना पड़ता था, कितनी लंबी वो प्रोसेस थी, वो सब कुछ हमने देखी। ठीक है, उससे आगे की कहानी हम आज पढ़ेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की भी। ठीक है, बड़े ही दिलचस्पी के साथ आप देखना। आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मज़ा आए नहीं आए, आनंद जरूर आएगा, है ना। पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, बशर्ते कि आप जो है रुचि के साथ सुने, बस, है ना। आप भी कह रहे होंगे सर आनंद आएगा तो रुचि हो जाएगी और रुचि नहीं होगी तो आनंद नहीं आएगा। ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, बनाना पड़ेगा आपको। बिना आपकी रुचि के और मैं चाहे कितना ही बड़ा एफर्ट डाल लूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो आ, आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलना बेहद आवश्यक है। बिना आप लोगों के सहयोग के मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि किसी भी महिला को और माँ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे देते हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति को टीचर बनने का अधिकार उसी के स्टूडेंट देते हैं। चाहे वो टीचर कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसके स्टूडेंट नहीं है तो वो टीचर नहीं बन सकता। उसी प्रकार एक महिला भी और माँ नहीं बन सकती, जिस प्रकार की वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती, यानी कि बच्चा ही महिला को माँ बनाता है। तो आपके बिना हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था। चलो हम डालते हैं कि आखिर संघ की जो कार्य प्रणाली थी वो कैसी थी, है ना। संघ की कार्य प्रणाली आज हम पढ़ेंगे, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली, है ना। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली। ठीक है, तो विद्यार्थियों बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो मैं एक एक कहानी फॉर्मेट में आपको बताना चाहूँगा कि आखिर बौद्ध संघ के अंदर क्या होता था, ना, कार्य प्रणाली कैसे काम करती थी। तो देखो मैं आपको बताऊं, बौद्ध संघ में जितने भी सदस्य बनते थे उसकी प्रोसेस तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी है कि क्या प्रोसेस थी, किस प्रकार से उस प्रोसेस से गुजरा जाता था। उसके बाद यानी सदस्य बनने के बाद सभी जो सदस्य थे वो समान अधिकार रखते थे, किसी को कोई विशिष्ट अधिकार यहाँ पे था नहीं, है ना। लेकिन फिर भी वो जो है जब बैठक करते थे तो उसमें एक अपना एक प्रमुख जरूर बनाते थे, एक किसी भी व्यक्ति को, और वो अपने में से चुन लेते थे, उसको प्रमुख बना देते थे, जिसको विनयधर कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? विनयधर कहा जाता था। ठीक है, और जो इनकी बैठक होती थी उस बैठक की व्यवस्था करने के लिए एक व्यक्ति को और चुना जाता था, जिसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था, है ना। आसन प्रज्ञापक नामक एक अधिकारी संघ के सदस्यों की बैठक की व्यवस्था करता था। ठीक है, और बैठक की अध्यक्ष कौन करता था? विनयधर करता था। ठीक है, विनयधर मतलब सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को चुन लेते थे, वही विनयधर कहलाता था। बस ये सीधा सा फंडा था। इसके बाद सॉरी, संघ की बैठक जो होती थी ना, उसमें जैसे अभी हमारी वर्तमान संसद होती है तो उसमें बैठक के लिए गणपूर्ति होती है ना, कि कम से कम इतने सदस्य होने पर ही बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो गणपूर्ति वाला सिस्टम इनके पास भी था, कोरम का सिस्टम इनके पास भी था, कि कम से कम 20 सदस्य होंगे तो ही है जो संघ की बैठक होगी, अन्यथा बैठक नहीं होगी। और यदि 20 से कम रहते हैं तो उस संघ को वग्र या व्यग्र घोषित कर दिया जाता था। बताइए कितनी बड़ी व्यवस्था थी। उसको एक निश्चित नाम भी दिया जाता था, है ना। और उसके बाद जब जैसे कोरम पूरा हो ही गया है तो फिर बैठक होती थी, और बैठक में कोई भी प्रस्ताव जो लाया जाता था वो प्रस्ताव जो है नति, ज्ञप्ति या वृत्ति कहलाता था, और उसको 3 बार जो है उस पर वाचन होता था, है ना। 3 बार उस पर वाचन होता था, और उसके बाद लोगों की जो है जो सदस्य होते थे
उनके मत उस पर लिए जाते थे। और यदि सभी ने उसको, जो प्रस्ताव लाया गया था उसको यदि स्वीकार किया है, तो कर्मवाचा कहा जाता था उस प्रस्ताव को जो स्वीकृत हो चुका है ना। जिस भी विषय पर यदि मतदान हो चुका है और अधिकांश मत जो स्वीकृति के पक्ष में आए हैं, तो उसको कर्मवाचा या संघकर्मी कहा जाता था। और यदि कोई विषय विवाद का बन गया है, जिस पर सहमति ना बन पाई है, तो उस विषय को अधिकरण कहा जाता था। और फिर वो जो विषय था वो एक लंबी प्रोसेस से गुजरता था। उसके लिए एक अलग से उप समिति गठित करते थे जिसको वैवाहिक कहा जाता था। और यदि वो समिति भी यदि उस पर निर्णय नहीं कर पाई है, तो फिर एक अलग प्रक्रिया दोहराई जाती थी, मतदान की प्रक्रिया। सभी के मत लिए जाते थे, है ना। और उसके अनुसार जो है उस उस विषय का निर्धारण किया जाता था कि किसने कौन सा मत दिया। बहुमत के आधार पे जो है निर्णय ले लिए जाते थे। और मत की भी 4 प्रक्रिया थी जिनसे गुजरना होता था: गुलहक, विवर्तन और सकर्ण जल्पक और विश्वासता, है ना। इस 4 प्रकार से आप अपना मत दे सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी जो संघ था उसकी कार्य प्रणाली थी, मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक बताई, ठीक है। अब इस बात को मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरी बात को, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से पूरी कहानी फॉर्मेट में समझोगे ना, तो इसको आसानी से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, है ना। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें फैक्ट कम है, तो आप यकीन मानना ये पूरी कहानी फॉर्मेट है, इसलिए आपको वो फैक्ट जो है ना मैंने कहानी में कहीं न कहीं लगा दिए हैं बस, है ना। यदि अलग से मैं इनको बताऊँ ना, तो आपको फिर खूब सारे फैक्ट ही फैक्ट लगेंगे, क्योंकि जब कंसेप्ट कोई टीचर नहीं देता है ना, तो वो फिर वन लाइनर ऐसे फैक्ट ही देता है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये इसमें फैक्ट नहीं है, कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है इसमें फैक्ट एंड कंसेप्ट दोनों पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते। और आपको मतलब पढ़ना प्रासंगिक भी नहीं है, क्योंकि इतना याद कर लोगे उसी में आपको परीक्षा पास हो जाएगी। और इतना याद एक बार करके देखना, एक टॉपिक को पूरे को तैयार करके देखना, आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इतना याद करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये कि आप एक बार पूरे टॉपिक को याद करो, बढ़िया तरीके से तैयार करो, और फिर आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करना, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि लगभग 70% सवाल आसानी से हल हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना उस टॉपिक की, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, और उस टॉपिक की टेस्ट सीरीज को भी आप हल करके देखना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसमें से आप 70 क्या 80% हल करोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीजों का लेवल मैंने देखा है, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आसानी से आप 80% इस कंटेंट को पढ़कर और किसी भी टेस्ट सीरीज में ला सकते हो। आप खुद ट्राई करना, और उसके बाद आपको कंटेंट पे विश्वास हो जाएगा बस। और फिर आप इधर उधर की जो किताबें उठाते हैं ना कि यार ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, सब छूट जाएंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ छूट जाएंगी। जो मैंने बताया 2 काम कर लेना, पिछले साल के पेपरों से अपने इस कंटेंट को चेक कर लेना, या कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम इसमें लिखेंगे कि संघ के जो सभी सदस्य थे वो समान अधिकार रखते थे, है ना। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से करते हैं। संघ के सभी सदस्य समान अधिकार रखते थे, समान अधिकार रखते थे। संघ के सभी सदस्य समान अधिकार रखते थे, मगर जब संघ के सदस्यों की बैठक होती थी, बैठक होती थी तो सदस्य सदस्य अपने में से किसी एक को अपना प्रमुख चुन लेते थे, अपना प्रमुख चुन लेते थे।
जिसे विनयधर कहा जाता था, जिसे विनयधर, ये नाम ध्यान रखना भाई, इसे विनयधर कहा जाता था। ठीक है, जिसे विनयधर कहा जाता था। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये नाम, आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखना। ठीक है। दूसरी बात हम लिखेंगे, सॉरी, संघ की बैठक की व्यवस्था, बैठक की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को, करने वाले अधिकारी को, करने वाले अधिकारी को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। करने वाले अधिकारी को, मैं यहाँ पे अलग कलर का पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, आसन, आसन प्रज्ञापक, आसन, आसन प्रज्ञापक कहा जाता था, है ना। आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। ठीक है, आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। ठीक है, जो कि बैठक, संघ के सदस्यों की जो सॉरी बैठक होती थी उसकी व्यवस्था करता था। ठीक है, संघ में गणपूर्ति भी इन लोगों ने रखी थी। 20 सदस्य कम से कम होने चाहिए गणपूर्ति के लिए, अन्यथा उस बैठक को व्यग्र या जो है वग्र घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, तो हम इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि संघ की बैठक हेतु, बैठक हेतु गणपूर्ति या कोरम, कोरम जिसको, कोरम अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको गणपूर्ति बोलते हैं। गणपूर्ति, बैठक हेतु गणपूर्ति, यानी कम से कम 20 सदस्य, 20 सदस्य, है ना, आप समझ गए होंगे। गणपूर्ति में 20 सदस्य गणपूर्ति रखी गई थी, रखी गई थी। ठीक है, इसके अभाव में, इसके अभाव में, इसके अभाव में संघ को, इसके अभाव में संघ को वग्र या व्यग्र सॉरी, संघ को वग्र या व्यग्र घोषित कर दिया जाता था। व्यग्र घोषित, घोषित कर दिया जाता था, कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गणपूर्ति वाली बात। अब देखो, जब बैठक होती थी तो फिर जो है इसमें जो प्रस्ताव लाया जाता था वो कोई भी प्रस्ताव हो उस पर, उसे 3 बार रखा जाता था। उस पर जो पाठ होता था ना, मतलब जो वाचन होता था वो 3 बार होता था, है ना। और प्रस्ताव को नति, ज्ञप्ति, विवृत्ति कहा जाता था। ठीक है, और 3 बार सॉरी, इसका जो पाठ होता था, जो वाचन होता था, उसको अनुसावन बोलते थे, है ना, उसको अनुसावन बोलते थे। और पाठ का होना भी जरूरी होता था, 3 बार इस पर वाचन होता था। और यदि किसी की सहमति बन जाती थी, सभी की सहमति बन जाती थी, तो उसको कर्मवाचा कहा जाता था, या जो है संघकर्मी कहा जाता था। तो इन बातों को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। हाँ, संघ की बैठक में, संघ की बैठक में प्रस्ताव, प्रस्ताव, है ना, जिसको नति, ज्ञप्ति या वृत्ति भी बोलते हैं, प्रस्ताव रखा जाता था, रखा जाता था, है ना। इसके पाठ को, यानी प्रस्ताव के पाठ को, इसके
पाठ को अनुश्रवाण या अनुश्रावण बोला जाता था। पाठ को अनुश्रावण या कहीं कहीं पर आपको जो है अनुश्रवाण भी मिल सकता है, कहा जाता था। अनुश्रवाण कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था, ठीक है। और इस पर वाचन होना जरूरी था, है ना, वाचन होना जरूरी भी था, और प्रस्ताव जो है 3 बार कम से कम पढ़ा जाता था, ठीक है। इस पर वाचन होना जरूरी था, वाचन होना जरूरी था। इसे 3 बार पढ़ा जाता था, इसे 3 बार पढ़ा जाता था, तथा सभी सदस्यों की सहमति बनने पर, सभी सदस्यों की सहमति सहमति होने पर इसे कर्मवाचा या संघकर्मी कहा जाता था, संघकर्मी कहा जाता था, ठीक है। यदि सदस्यों की सहमति बन गई तो इसको कर्मवाचा या संघकर्मी कहा जाता था, और यदि किसी विषय पर विवाद हो जाता था तो उस विषय को अधिकरण कहा जाता था, ठीक है। मगर मैं आगे लिखूंगा, मगर यदि किसी विषय पर विवाद होता था, तो उस विषय को अधिकरण कहा जाता था, तो उस विषय को अधिकरण कहा जाता था, तो उस विषय को अधिकरण कहा जाता था, जिसका मतलब अब इस विषय को पारित करने के लिए और कई चरणों से गुजरना पड़ता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस प्रस्ताव को निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता था। ये जो विषय है, इस विषय को या इस प्रस्ताव को हम यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रस्ताव को निम्नलिखित चरणों से गुजरना होता था, निम्नलिखित चरणों से गुजरना होता था, ठीक है, निम्नलिखित चरणों से गुजरना होता था, ठीक है। तो देखो कौन कौन से चरण थे जिनसे इस विषय को गुजरना होता था। तो मैंने आपको बताई। अब एक उप समिति का गठन करते थे जिसको उवालिक कहा जाता था, है ना, उवालिक जो है कहा जाता, उवाहिक कहा जाता था। और यदि वो समिति भी निर्णय नहीं कर पाई है तो फिर उस पर जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, जिसके लिए चुनाव करवाए जाते थे, और चुनाव करवाने का काम सलाका गृहपति करता था, ठीक है। और इसके जो सदस्य थे वो 4 प्रकार से मत दे सकते थे। वो सारी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस विषय पर इस प्रस्ताव को पारित करने हेतु एक उप समिति का गठन किया जाता था, एक उप समिति को उवाहिक बोला जाता था ना, उवाहिक, ठीक है।
वाहिक का गठन किया जाता था, का गठन किया जाता था। ठीक है, उप समिति का गठन किया जाता था। यह भी निर्णय नहीं कर पाती थी, निर्णय नहीं कर पाती थी, यह भी निर्णय नहीं कर पाती थी, तो बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। ठीक है, यह जो बहुमत लेते थे ना, इस बहुमत को लेने वाला सलाह का गृहपति होता था। ठीक है, इस बहुमत को लेने हेतु लेने या जानने, बहुमत को जानने हेतु, या हम इसमें लिखेंगे कि जो मतदान होता था ना, बहुमत मतलब अधिकतर लोगों का क्या मत है, यह जानने के लिए मतदान करवाया जाएगा, है ना। तो मतदान करवाने के लिए सलाह का गृहपति नामक अधिकारी होता था। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस हेतु मतदान करवाया जाता था, मतदान करवाया जाता था। यह कार्य सलाह का गृहपति, यह कार्य सलाह का गृहपति द्वारा किया जाता था, सलाह का गृहपति द्वारा किया जाता था। ठीक है, यह कार्य सलाह का गृहपति द्वारा किया जाता था। इस नाम को आपको विशेष रूप से याद रखना है, सलाह का गृहपति को पूछते हैं। ठीक है, और जो है इसके जो सदस्य थे वो 4 प्रकार से मत दे सकते थे। ठीक है, सदस्य 4 प्रकार से मत को बोलते थे छंद, है ना, दे सकते थे। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से? 4 प्रकार की मैं बात करूं तो एक आ जाएगा हमारा गुल्लहक आ जाएगा। गुल्लहक का मतलब होता है गुप्त तरीके से, है ना, गुप्त तरीके से। दूसरा है विवर्तन। ठीक है, विवर्तन का मतलब हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है, तीसरा जो आएगा वो आएगा सकर्ण जल्पक। ठीक है, सकर्ण जल्पक का मतलब है कान में बोलकर, है ना, कान में बोलकर अपना मत बता सकता था कि भाई मेरा मत ये है। और चौथा है विश्वासता। मतलब सभी के समक्ष खड़े होके बोल दिया भाई ये है मेरा मत। तो सभी के समक्ष खड़े होकर, ठीक है, सभी के समक्ष खड़े होकर। ठीक है, तो इस 4 प्रकार से जो है मत दिया जा सकता था। अब जो भी अधिकांश मत जहां जाएगा उस विषय को स्वीकार कर लेते थे। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है, और ये हमने यहाँ पे इसको पूरा कर लिया है। ठीक है, अब कुछ विशिष्ट कार्य भी थे संघ की बैठकों के, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर हम जो है इस बौद्ध संघ को पूरा करके और हम आगे टाइम रहा तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों। और मैं फिर बता दूं आपको जितना मैंने पढ़ाया है ना, जैसे इसको बढ़िया से याद रखना है, कर्म वाचा क्या था, है ना, जो शब्दावली इसमें आई है ना वो आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है ना। और अनुशासन है, ये आसन प्रज्ञापक है। ठीक है, ये जो विनयधर है इसको आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, और ये वग व्यग्र है। ठीक है, और अनुसवान है, ये अनुसवान तो काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा
कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको यदि इस कंटेंट पे विश्वास नहीं है तो आप पहले एक बार कोई भी पूरा टॉपिक इसको ढंग से तैयार करो और फिर उसके पिछले साल के पेपर पढ़ लेना और उनको सॉल्व करना, तो आपको 70% पेपर आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ भी यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और उस टेस्ट सीरीज से जाके और जो टॉपिक आपने यहाँ से तैयार किया है उस टॉपिक को हल करना, तो भी आपको 70 क्या 80% पेपर आसानी से आप हल कर लोगे। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना कंटेंट पढ़ लो, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम आते हैं आगे। ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया से आप जो जीके वाला पेपर है उसको भी आप बढ़िया से करते रहना। ये नहीं है कि हम सब्जेक्ट तो बढ़िया से मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ लेकिन आप जीके वाले पेपर को बहुत पीछे छोड़ दो, क्योंकि उसका भी अपना महत्व है और काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है वो भी। ठीक है, तो आप उसको भी बढ़िया करते रहें और बढ़िया से दोनों सब्जेक्टों को, दोनों पेपरों को साथ लेकर ही चलें आप, है ना, पीछे नहीं छोड़ें। तो चलो इसको मैं बिठा रहा हूँ, बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली। अब इसमें हम हेडिंग डालेंगे बौद्ध संघ की विशिष्ट बैठक, है ना। वैसे इसी में आएगा, कार्यप्रणाली में ही आएगा, बौद्ध संघ की विशिष्ट बैठक। विशिष्ट बैठक भी होती थी, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। बौद्ध संघ की विशिष्ट बैठक। ठीक है, बौद्ध संघ की विशिष्ट बैठक। देखिए विद्यार्थियों, क्या था इस बौद्ध संघ की विशिष्ट बैठक में, तो मैं आपको बताऊं। जो विनय पिटक है, बौद्ध साहित्य जो है ना उसमें त्रिपिटक आते हैं, है ना, 3 पिटक, जिसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो उनमें से एक है विनय पिटक, है ना, और विनय पिटक का एक हिस्सा है महाविभंग। ठीक है, महाविभंग में, और महाविभंग है और एक सुत्त विभंग है ना। तो महाविभंग और सुत्त विभंग, हाँ, जिसमें से जो सुत्त विभंग है उसमें बौद्ध भिक्षुओं के और उपासकों के कुछ निषेधात्मक नियमों का जिक्र किया गया है ना। निषेधात्मक नियम मतलब कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमको नहीं करने होते हैं, है ना, मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमको नहीं करने होते हैं, उनको हम बोलते हैं निषेधात्मक नियम। ठीक है, और जो सकारात्मक नियम होते हैं वो हमें करने होते हैं, है ना। जैसे नेति नेति आपने सुना होगा, वेदों में जो उपनिषद हैं उसमें ब्रह्म को 2 रूपों में उसकी व्याख्या की गई है ब्रह्म की, है ना, एक नेति नेति और एक इति इति। नेति नेति का मतलब है निषेधात्मक वर्णन, है ना, और इति इति का मतलब एकदम सकारात्मक वर्णन है कि ये है, ये है, ये है ना, ब्रह्म ये है, ब्रह्म ये है। और नीति नीति में ब्रह्म यह भी नहीं है, ब्रह्म यह भी नहीं है, इस प्रकार से, है ना। तो निषेधात्मक नियम का मतलब है, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को नहीं करने होते हैं। तो ऐसे निषेधात्मक नियमों का ये लोग जो है वाचन करते थे, है ना। ऐसे निषेधात्मक नियमों का ये लोग जो है समय समय पर वाचन करते थे और इस वाचना को पातिमोक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पातिमोक्ष कहा जाता था। ठीक है, और जिस दिन यह वाचना होती थी उस दिन को पर्व कहा जाता था और साल में 2 बार इस प्रकार के पर्व आते थे, है ना, जिसको एक को उपोषथ बोलते थे तो एक को प्रवारणा या पवारणा बोलते थे। ठीक है, उपोषथ में क्या होता था? उपोषथ तो हर पाक्षिक में आता था, मतलब प्रत्येक जो पखवाड़ा होता है उसमें एक बार मनाया जाता था, या तो पूर्णिमा को मनाया जाता था या अमावस्या को मनाया जाता था या चतुर्थी को मनाया जाता था। और इस दिन क्या होता था कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका वाचन किया जाता था, उन पर विचार विमर्श किया जाता था। हम कह सकते हैं कि धर्म चर्चा की जाती थी। ठीक है, और धर्म चर्चा से पहले ये लोग अपराध स्वीकारोक्ति का भी काम करते थे, है ना। अपराध स्वीकारते थे कि अनजाने में जो भी, जाने अनजाने में जो भी हमसे अपराध हुआ है उसको ये लोग स्वीकारते थे। ठीक है, कालांतर में जो है ये धर्म चर्चा जो होती थी, वाचन जो होता था वो तो खैर बंद हो गया, लेकिन अपराध स्वीकारोक्ति चलता रहा। ये तो था उपोषथ।
जबकि प्रवारणा क्या था, प्रवारणा ये वर्ष में एक बार किया जाता था, है ना, वर्ष में एक बार ही किया जाता था। और जो वर्षावास होता था उसके बाद किया जाता था, है ना, वर्षावास के ठीक बाद में किया जाता था, और इसमें भी वही अपराध स्वीकारोक्ति का काम किया जाता था। तो ये था बौद्ध संघ की विशिष्ट बैठक का काम। ठीक है, तो इन सब बातों को मैं यहाँ पे अब नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने बोल के पूरी कहानी सुना दी है। ठीक है ना, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। विनय पिटक में, विनय पिटक के भाग सुत्त विभंग में, सुत्त विभंग में, सुत्त विभंग में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों, उपासक उपासिकाओं, उपासक उपासिकाओं, उपासक उपासिकाओं के कुछ निषेधात्मक नियम लिखे गए हैं, कि कुछ निषेधात्मक निषेधात्मक नियम लिखे गए हैं, निषेधात्मक नियम लिखे गए हैं। ठीक है, इन नियमों का जो पाठ है, जो वाचन है, वो समय समय पर सभी ये करते थे, है ना। इन नियमों का वाचन, इन नियमों का वाचन सभी समय समय पर करते थे, समय समय पर करते थे, समय समय पर करते थे। इन नियमों का वाचन सभी समय समय पर करते थे। यह वाचन पातिमोक्ष कहलाता था, पातिमोक्ष कहलाता था। ठीक है, यह वाचन पातिमोक्ष कहलाता था। ठीक है, और जिस दिन यह वाचन किया जाता था उस दिन को पर्व कहा जाता था। ठीक है, तथा तथा जिस दिन यह वाचन होता था उस दिन को पर्व कहा जाता था, उस दिन को पर्व कहा जाता था, उस दिन को पर्व कहा जाता था। ठीक है, जिस दिन यह वाचन होता था उस दिन को पर्व कहा जाता था, और यह पर्व वर्ष में 2 बार आता था। ठीक है, यह जो पर्व था वो मुख्य रूप से 2 होते थे। ये पर्व ना, ये पर्व मुख्य रूप से 2 होते थे। वर्ष में 2 बार तो क्या ही आएगा मतलब उपोषद तो हर महीने में 2 बार आता था, है ना। तो ये पर्व 2 होते थे, बस ये पर्व 2 मुख्य होते थे, है ना। ये पर्व 2 मुख्य होते थे, जिसमें मैं पहला लिखूं तो उपोषद। ठीक है, उपोषद में क्या होता था मैंने भी बोल के सुनाई दिया, मैं इसमें बस लिखूंगा ही सीधा उपोषद। इसको चलो मैं थोड़ा अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ तो अच्छा लगेगा, और तो क्या ही है, अपने पास है पेन तो हम उसका इस्तेमाल कर भी लेते हैं। उपोषद, ठीक है, उपोषद। इसमें वही था जो मैंने अभी आपको बोल के सुनाया। क्या था कि महीने में एक बार आती है वैसे अमावस्या, पूर्णिमा
या चतुर्थी को आ, चतुर्थी को भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका वाचन किया जाता था, है ना, उन पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, को बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार विमर्श किया जाता था। विचार विमर्श, या हम इसको कह सकते हैं धर्म चर्चा, है ना, धर्म चर्चा भी इसको बोल सकते हैं। विचार विमर्श किया जाता था, विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, और सॉरी, विचार विमर्श से पूर्व ये जो है शरीर शुद्धि के लिए, है ना, शरीर शुद्धि के लिए जो संघ के सदस्य थे वो अपराध स्वीकारोक्ति करते थे, है ना, अपराध स्वीकारोक्ति करते थे। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि विचार विमर्श से पूर्व, विचार विमर्श से पूर्व, विचार विमर्श से पूर्व, विचार विमर्श से पूर्व शरीर शुद्धि हेतु, शरीर शुद्धि हेतु, शरीर शुद्धि हेतु अपराध स्वीकारोक्ति, अपराध स्वीकारोक्ति करते थे, अपराध स्वीकारोक्ति करते थे। ठीक है, अपराध स्वीकारोक्ति करते थे। ठीक है, मगर कालांतर में विचार विमर्श बंद हो गया, कालांतर में विचार विमर्श बंद हो गया, मगर कालांतर में विचार विमर्श बंद हो गया, मगर अपराध स्वीकारोक्ति प्रचलन में रहा, मगर अपराध स्वीकारोक्ति प्रचलन में रहा, अपराध स्वीकारोक्ति प्रचलन में रहा। ठीक है, तो ये था हमारा उपोषथ जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, उपोषथ में ये बातें थी। अब इसके बाद हम देखें, हम प्रवारणा या प्रवारणा देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो सॉरी प्रवारणा या पवारणा होता था ना, प्रवारणा, या कहीं पे आप इसको पवारणा भी देखना, पवारणा भी मिल सकता है। ठीक है, ये एनुअली होता था, वार्षिक होता था, और मतलब प्रत्येक वर्ष जो वर्षावास होता था उसके बाद में, और जो सभी बौद्ध भिक्षु जो थे, इसके जो बौद्ध भिक्षु जो थे वो अपराध स्वीकारते थे, है ना, अपराध स्वीकारोक्ति एक प्रकार से संस्कार ही होता था इन लोगों का, वो करते थे। ठीक है, और अपराध स्वीकारोक्ति के बाद में ये जो उपासक जो होते थे वो भिक्षुओं को और अपने वस्त्र भी, अपने तो खैर क्या, मतलब वस्त्र दान में देते थे, है ना, और ऐसे वस्त्रों को कंथीन कहा जाता था, सॉरी। ठीक है, ऐसे वस्त्रों को कंथीन कहा जाता था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। हम इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक वर्षावास के बाद, प्रत्येक, अब वर्षावास सीधी सी बात है, वर्ष में एक ही बार आता है ना, प्रत्येक वर्षावास के बाद, वर्षावास के बाद, प्रत्येक वर्षावास के बाद अपराध स्वीकारोक्ति, ये भी वही शरीर शुद्धि हेतु था ना, शरीर शुद्धि हेतु, शरीर शुद्धि हेतु
शरीर शुद्धि हेतु शरीर शुद्धि हेतु अपराध स्वीकारोक्ति संस्कार किया जाता था। संस्कार किया जाता था जो पवारणा कहलाता था, जो पैवारणा या प्रवारणा कहलाता था। ठीक है। इसके बाद उपासकों के द्वारा भिक्षुओं को चीवर यानी कि वस्त्र, है ना, दान दिए जाते थे जो कंथीन कहलाते थे, ठीक है, जो कंथीन कहलाते थे। ठीक है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है। इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाता है, मेंस में अधिकतर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो बहुत कम चांसेज हैं, लेकिन फिर भी इसमें इस प्रकार से सवाल बनेगा कि पवारणा का संबंध है, वहाँ पे ऑप्शन में होगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों से, या हिंदू धर्म, है ना। उपोषथ, उसमें फिर वो दे देंगे या बौद्ध धर्म से संबंधित उपोषथ का संबंध है। फिर उपोषथ को आप एक ऑप्शन में ये मिलेगा वर्षावाद के बाद अपराध स्वीकारोक्ति, या वर्षावाद से पहले अपराध स्वीकारोक्ति, या पूर्णिमा अमावस्या को, या फिर जो है चतुर्थी को। इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है ना। ये पूर्णिमा है, इसको कर लेना पूर्णिमा, मैंने थोड़ा सा गलती किया था लिखने में। ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये था कुछ विशिष्ट बैठक जो होती थी उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ बौद्ध संगीतियों की ओर, जिसमें हम प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। फिर क्लास का भी टाइम हो रहा है, पूरी करेंगे। ठीक है। तो चलो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, और हम जो है बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं। ठीक है। सॉरी, आप इनको बढ़िया से पढ़ते रहिए विद्यार्थियों। और देखो, मैं आपको बताऊं, पढ़ने का जो तरीका है ना, उसमें पढ़ते पढ़ते आप जैसे कोई भी एक लाइन पढ़ी, उस लाइन में से आप प्रश्न बनाइए कि आरपीएससी इसमें से कितने प्रश्न बना सकती है, कैसे कैसे प्रश्न बना सकती है ना। हर तरीके से आप उसमें प्रश्न बनाइए कि आरपीएससी किस प्रकार से सवाल जो है बना सकती है। आरपीएससी क्या, मान लीजिए कि आप अपने आप को एक ऐसा मान लीजिए कि आरपीएससी ने आपको बोला है कि आप महात्मा बुद्ध पे 5 सवाल लिख के भेजिए, तो फिर आप किस प्रकार से सवालों को सेलेक्ट करोगे, कौन से सवाल सेलेक्ट करोगे। आप आसान से आसान चीज को भी कैसे जटिल से जटिल बना सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से चीजों को घुमाना सीखिए। आप अभी घुमा लीजिए, यहीं पे घुमा लीजिए, किस प्रकार से सवाल बना सकती है आरपीएससी, इसमें से इस एंगल से बना सकती है, उस एंगल से बना सकती है, ये भी सवाल बन सकता है, वो भी बन सकता है। तो एकदम ऐसे 360 डिग्री अध्ययन करोगे ना, तो पूरी चीज आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। फिर आप ये नहीं कहोगे सर तथ्य कम है या तथ्य है जो आरपीएससी अधिक पूछती है। नहीं पूछती भाई, उसमें आपको कंसेप्ट छिपा रहता है, लेकिन हम उस कंसेप्ट को पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बस तथ्यों को रटने में इतना व्यस्त होते हैं कि हमको कंसेप्ट याद करने के लिए समय नहीं मिलता, है ना। और कुछ गाइड ऐसी चल रही है मार्केट में जिनको लोगों ने गीता, बाइबिल और सब कुछ मान रखा है, लेकिन वो कुछ नहीं है। जब आप कंसेप्ट की गहराई में जाओगे ना, तो फिर आप उनको उठा के साइड में रख दोगे, जन्म हाथ नहीं लगाओगे ऐसी गाइडों को। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ना तो किसी गाइड का नाम लूंगा और ना ही आपको दिशा से हीन करूंगा। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, लेकिन जो भी फैक्ट पढ़ो या कंसेप्ट पढ़ो, उसका एकदम 360 डिग्री अध्ययन जरूर करो कि जैसे उसमें से सवाल कैसे बन सकता है, किस प्रकार से उसको सवाल को बनाया जा सकता है, उसके सारे प्रकारों को देख लो। तो आरपीएससी सवाल बनाए तो वो आप उस सवाल को आप ऑलरेडी सॉल्व किए हुए रहेंगे,
तो उसको आसानी से वहां जाके हल कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगीतियां। ठीक है, बौद्ध संगीति। ठीक है, तो ये कुल 4 हुई थी विद्यार्थियों, बौद्ध संगीति। तो इसमें हम जो है प्रथम संगीति की बात कर लेते हैं, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति, बुद्धिस्ट काउंसिल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, इसमें हुआ क्या था। महात्मा बुद्ध सॉरी, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई 483 BC में, ईसा पूर्व में, कुशीनगर में, तो मृत्यु होने पर ही जो एक भिक्षु थे सुभद्र, उन्होंने एक वाक्य कहा। वाक्य कुछ यूं था कि अच्छा हुआ बुद्ध अब नहीं रहे, हम स्वतंत्र हो गए, अब हम अपने अनुसार आचरण कर सकते हैं, अब हम नियमों से स्वतंत्र हो गए, अब हम अपने अनुसार आचरण कर सकते हैं। ये बात सुभद्र ने कही। अब आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के होने से और उन लोगों के ऊपर एक दबाव था, एक प्रेशर था नियमों को मानने का, और सुभद्र की यह उक्ति ऐसा कहना चाह रही है कि वो कहीं न कहीं नियमों में बंधे हुए थे और उनसे स्वतंत्र होना चाह रहे थे। और ये उक्ति बौद्ध संघ में भावी फूट नजर आ रही थी, बौद्ध संघ में विभाजन नजर आ रहा था। तो इस शब्द को जब महाकच्चायन ने सुना, महाकच्चायन ने सुना, तो बड़े ही वो एकदम ठिठक से गए, ठहरे के ठहरे रह गए, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्होंने सोचा कि बौद्ध संघ को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि बौद्ध संघ में भावी फूट को रोकने के लिए कैसे भी करके और एक संगीति का आयोजन किया जाए, सभी बौद्ध भिक्षुओं को बिठाया जाए एक जगह और कुछ नियम बना लिए जाएं, ताकि हम जो है बौद्ध संघ को बचा सकें, इसमें विभाजन नहीं हो और इसका प्रचार प्रसार होता रहे। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के नियम तय करने थे, बौद्ध संघ के नियम तय करने थे, इसके लिए बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किया गया। और भिक्षुओं की सभा बुलाने बुलाने के लिए इनको किसी शासक का संरक्षण भी आवश्यक था। तो कहते हैं कि अजातशत्रु ने इनको संरक्षण दिया। अजातशत्रु का काल चल रहा था उस समय, मगध शासक अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने संरक्षण दिया, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की, और जो राजगृह की व्यवहार पहाड़ियां हैं वहां पे ये प्रथम संगीति बुलाई गई थी। ठीक है, जिसमें 500 सदस्य भी आए थे, इसलिए इसे पंचसती का भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कारण लिखेंगे कि आखिर इसके कारण क्या थे। ठीक है, तो आप हेडिंग जमा दीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति कारण। वैसे समझ में आपको आ ही गया होगा कि कारण क्या था। बस बौद्ध संघ में भावी फूट नजर आ रही थी, है ना। क्यों नजर आ रही थी? सुभद्र के उक्ति पर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब महात्मा इसको मिटाना ही पड़ेगा। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो सुभद्र ने कहा अच्छा हुआ, मैं इसको अलग कलर के पेन से लिखना चाहूंगा, अच्छा हुआ अब हम स्वतंत्र हुए, अब हम स्वतंत्र हुए, वे अब स्वतंत्र आचरण कर सकेंगे, वे अब
स्वतंत्र आचरण कर सकेंगे, है ना। तो इस प्रकार की बात कह दी किसने? सुभद्र ने कह दी कि अच्छा हुआ अब हम जो है नियमों से स्वतंत्र हो गए, मतलब स्वतंत्र लिख दिया, वहीं से ये बात आ गई, नियमों से स्वतंत्र हो गए थे, नियमों से स्वतंत्र हुए। अच्छा हुआ अब हम यहाँ पे नियम शब्द और लिख देना, वैसे चलो मैं लिख देता हूँ। अच्छा हुआ अब हम नियमों से स्वतंत्र हुए, वे अब स्वतंत्र आचरण कर सकेंगे। ठीक है, इस उक्ति को अब मैं नीचे लिखूंगा, इस उक्ति को जब महाकच्छायन ने सुना, महाकच्छायन ने सुना तो बड़े चिंतित हुए, बड़े चिंतित हुए। वे बौद्ध संघ में भारी फूट नजर आने लगी। भावी लिखेंगे इसको, भावी यानी कि भविष्य में ना, भविष्य में फूट नजर आने लगी, नजर आने लगी। ठीक है, अतः इस भावी फूट को रोकने के लिए महाकच्छायन ने भिक्षुओं की एक सभा बुलाने का निर्णय लिया, है ना। अतः मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ विद्यार्थियों। अतः महाकच्छायन ने इस फूट को रोकने हेतु, इस फूट को रोकने हेतु भिक्षुओं की एक सभा बुलाने का निर्णय लिया, सभा बुलाने का निर्णय लिया। ठीक है, एक जो है सभा बुलाने का निर्णय लिया ताकि संघ के जो नियम हैं उनको संकलित किया जा सके और उन नियमों के अनुसार भिक्षु आचरण कर सकें। ठीक है, ताकि बौद्ध संघ के नियमों को संकलित किया जा सके, तथा लिखेंगे, तथा उन नियमों के अनुसार, बौद्ध भिक्षु आचरण कर सकें, बौद्ध भिक्षु आचरण कर सकें, बौद्ध भिक्षु आचरण कर सकें। ठीक है, तो ये था कारण कि आखिर क्यों बुलाई गई, और बौद्ध भिक्षु आचरण कर सकें और बौद्ध संघ में जो है फूट ना रहे और बौद्ध संघ की एकता भी बनी रहे। ये भी बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि बौद्ध संघ की एकता बनी रहे, है ना, बौद्ध संघ की एकता बनी रहे। ठीक है, बौद्ध संघ की एकता बनी रहे। तो
सॉरी, ये बात थी विद्यार्थियों कि ये आखिर ये आयोजित क्यों की गई, है ना। अब आयोजन कब हुआ? 483 में हुआ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद, उसी साल महापरिनिर्वाण के ठीक बाद में ही हुआ था। और राजगृह की जो व्यवहार पहाड़ियाँ थी वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयोजन, एक हेडिंग डालते हैं छोटी सी, आयोजन, आयोजन, ठीक है। आयोजन में हम लिखेंगे सॉरी 483 BC में राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों में, ठीक है, व्यवहार पहाड़ियों में जो विहार पड़ता था यहाँ पे, जो कि न्यू ग्रोथ राम विहार जो है, न्यू ग्रोथ गुफा थी, है ना, न्यू ग्रोथ गुफा, जिसको सप्तकर्णी गुफा भी कहा जाता था, है ना, सप्तकर्णी गुफा थी व्यवहार की, राजगृह में व्यवहार की पहाड़ियों में जो सप्तकर्णी गुफा थी वहां पे हुई थी, है ना, सप्तकर्णी गुफा, पहाड़ियों में सप्तकर्णी गुफा, इसको न्यू ग्रोथ गुफा भी बोला जाता है, न्यू ग्रोथ गुफा में आयोजित की गई थी, ठीक है, आयोजित की गई, ठीक है। सॉरी, अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्षता, है ना, तो अध्यक्षता जो की वो कश्यप ही लिखना आप, ना, महाकश्यप, ठीक है, अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। सॉरी, जो संरक्षण प्रदान किया था वो अजातशत्रु ने किया था, ठीक है, संरक्षण किसका था? अजातशत्रु का था, है ना, संरक्षण किसका था? अजातशत्रु का था, मगध शासक अजातशत्रु, ठीक है, मगध शासक। और क्या लिखे इसमें, सदस्य जो थे वो 500 सदस्य आए थे, है ना, टोटल सदस्य कितने थे? सदस्य आए थे 500 इसमें, है ना, 500 सदस्य आए थे, इसलिए इसको जो है पंचशती का भी कहा जाता है ना, भी कहा जाता है, पंचशती का भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अध्यक्षता हो गई और जो है संरक्षण हो गया। काम इसमें क्या हुआ? इसमें देखो, एक काम तो ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म के जो पिटक ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, उन दोनों का संकलन यहाँ पे किया गया था, ठीक है, जिसमें विनय पिटक का तो उपाली ने किया और सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था, ठीक है। तो कार्य हम क्या करें, कार्य क्या हुआ इसमें, तो कार्य की बात करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं कार्य, चलो यहीं कर लेते हैं कार्य, ठीक है। कार्य में हम लिखेंगे 1 नंबर पे, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आनंद द्वारा सुत्त पिटक का संकलन, सुत्त पिटक का संकलन किया गया, ठीक है, और उपाली द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया, ठीक है। ये बात इसमें ये कार्य इसमें हुआ था। और जो सार्थिक कंथक था उसको ब्रह्मदंड दिया गया, ठीक है, वह आनंद को भी यहाँ पे जो है दंड दिया गया था, आनंद पर भी अभियोग लगाया था। दरअसल एक स्त्री के द्वारा और महात्मा बुद्ध की पूजा करवा दी गई थी आनंद के द्वारा, इसलिए आनंद पर अभियोग लगाया गया था
और सारथी जो कंथक था उसको ब्रह्मदंड दिया था। तो कंथक तो बाद में जो है तपस्या करने चले गए और शहर का त्याग मतलब ये छोड़ कर ही चले गए थे संघ को, और जाके तपस्या की और अरहत बन गए। ठीक है, एक काम तो इसमें ये हुआ। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम ये तो हो गया एक काम, है ना। दूसरा मैं यहाँ पे लिखूं तो सारथी कंथक को ब्रह्मदंड दिया, ब्रह्मदंड दिया। ठीक है, जिसके चलते जिसके जिसके चलते नहीं लिखेंगे, मतलब संघ से इनको निकाल दिया गया था। ठीक है, सॉरी, जिसके चलते, चलो इसमें आगे इसी में लिख देते हैं, जिसके चलते कंथक एकांत में गए, एकांत में जाकर तपस्या करते हैं, एकांत में जाकर तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, वे अरहत हो जाते हैं, अरहत हो जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। और दूसरा ये हम यहाँ पे लिखें, आनंद पर अभियोग चलाया गया, अभियोग चलाया। क्यों चलाया? कि एक स्त्री से और बुद्ध की पूजा करवा दी थी, है ना। स्त्री से बुद्ध की पूजा करवाने के कारण, ठीक है, करवाने के कारण। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेना, स्त्री से बुद्ध की पूजा करवाने के कारण जो है आनंद पर अभियोग इसमें चलाया गया था। तो ये कुछ काम थे जो इसमें हुए। ये विशेष रूप से आप इन दोनों कामों को जरूर ध्यान रखना। आनंद ने सूत्र पिटक का, उपाली ने विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। ये प्रथम बौद्ध संगीति का बहुत बड़ा काम था। ठीक है, इसमें नियम है, विनय पिटक में आचरण के नियम क्या है वो, और सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जब साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।